तो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा आईसीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो फिजिक्स के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन द सेंस, यहाँ पर लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले। तुम्हें यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा जबकि तुम ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर जो कि तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, तुम्हें पता है कि अभी काफी सारा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल बेस्ड एमसीक्यूज आता है। तो जबकि तुम ये सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि ऑफिशियल वाला लॉन्च हुआ था उसके बेसिस पे उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली तुम्हें काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऑल्दो सेम क्वेश्चंस नहीं आने वाला है तुम्हारा यहाँ पर, अगर घुमाकर भी क्वेश्चंस आता है, तुम ये सारा अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो एग्जाम में तुम दिमाग लगाकर जो भी तुम्हें एमसीक्यूज मिलेगा वो तुम सॉल्व कर पाओगे। 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग फिगर देयर इज अ फिगर गिवन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक इज बैलेंस होगा या अनबैलेंस्ड होगा, या फिर मे बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, और जीरो। यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, इधर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी ब्लॉक। तो ये वुडन ब्लॉक है। एक फोर्स तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है 10 kg का, एक F2 फोर्स दिख रहा है, ये F1 फोर्स है, इसको हम लोग बोल रहे हैं F2 फोर्स, और ये 50 kg का है। तो ये तुम्हारा बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड? यहाँ पर डेफिनेटली अनबैलेंस्ड है, बिकॉज F1 इज लेस देन F2, मतलब F2 यहाँ पर बड़ा है, 50 kg है, और F1 कम है, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनबैलेंस्ड बिकॉज F2 इज greater than F1. So I hope you are getting it. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग देखो फिगर देखकर घबरा जाते हो लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A pulley raises a load of upwards against the force of gravity, then the work done by the load is zero या negative work या फिर positive work या none of these. So it is said that the pulley raises a load upwards against the force of gravity. तो ये gravity के against है, तो तुम्हारा यहाँ पर work done क्या होना चाहिए? work done negative होगा यहाँ पर work done. So option number C is right for question number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, ये तुम्हारा स्पेसिफिकली यूनिट दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हारा किसका डेफिनेशन है? ये तुम्हारा डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन अ न्यूक्लियस। यहाँ पर तुम्हारा C है, इधर ऊपर 14 है, नीचे C है, तो हमें यहाँ पर 6 है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालना है। सबसे पहले देखो जो यहाँ पर ऊपर में दिया रहता है, कोई भी एलिमेंट रहता है उसके ऊपर में जो यहाँ पर लिखा रहता है वो होता है तुम्हारा यहाँ पर मास नंबर। सो यहाँ पर तुम्हारा मास नंबर इज देयर गिवन इन द क्वेश्चन। जो मास नंबर ऊपर वाला है ये तुम्हारा मास नंबर है, 14 हो गया कार्बन का, और नीचे जो तुम्हारा यहाँ पर 6 है, दिस इज द एटॉमिक नंबर। कभी भी नीचे में जो दिया रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इज 6। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा जो प्रोटॉन्स रहता है, प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर रहता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? P विल बी 6, प्रोटॉन विल बी 6। अब न्यूट्रॉन्स निकालना है। न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स विल बी मास नंबर माइनस द प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर तुम बोल सकते हो एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। अगर दोनों को तुम माइनस करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 8 आएगा। तो 8 तुम्हारा क्या निकल गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन्स 8 है, तो 6 एंड 8 किस पर्टिकुलर ऑप्शन में है? 6 एंड 8 ऑप्शन नंबर सी में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से हमें निकालना पड़ता है। अगर तुम्हें यहाँ पर एलिमेंट बदल कर, वैल्यूज बदल कर भी दिया जाए तो आई होप कि तुम यहाँ पर निकाल पाओगे ये फॉर्मूला को यूज कर जो कि मैंने तुम्हें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। असर्शन दिया है, इंफ्रारेड रेडिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एंड रीजन दिया है, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज हीट वेव्स। देखो यहाँ पर अगर तुम अच्छे से देखो तो दोनों ही गलत बताया गया है, दोनों ही गलत है इंफ्रारेड के बारे में, इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा?
बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तो तुम्हारा यहाँ पर बी शुड बी द राइट ऑप्शन। तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट क्यों होगा? बिकॉज दोनों ही चीज गलत है इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में। सो बी इज द राइट ऑप्शन, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट है नंबर 6, इफ अ लेंस बिकम्स थिक इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन ए है फॉर नंबर 6, डिक्रीजेस। फिर नेक्स्ट है नंबर 7, रेजोनेंस इज। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्ड रेजोनेंस का डेफिनेशन अगर तुमने पढ़ा है तो तुम इसको आंसर कर पाओगे। तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। It is a forced vibration in which the frequency of forced vibration is equal to the free vibrations of the body. This is basically the definition of resonance. Next question है question number 8. Two sounds of same loudness and same pitch produced by two different instruments differ in their waveform. तो यहाँ पर waveform अलग अलग होगा because यहाँ पर two different instruments है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लाइव वायर हैज जीरो पोटेंशियल, ये गलत है। फ्यूज इज कनेक्टेड विद अ न्यूट्रल वायर, नो। Potential of live and earth wire is always the same, no it is not same, it is different. Earth wire is used to prevent electric shock, तो ये तुम्हारा right होगा, ऑप्शन नंबर डी is correct. फिर next है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, 1 ampere current flows through a conductor, it indicates that dash electrons pass in 1s means 1 seconds across the cross section of the conductor. तो ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. So here the right option is option number 6, 6.25 into 10 to the power 18. So C is the right option. Next है तुम्हारा question number 11. When the pole of a magnet is brought close to one end of a solenoid, then the end of the solenoid near the magnet becomes which pole? On the other end become which pole and this is according to which law? तो ये तुम्हारा लेंस लॉ है और यहाँ पर साउथ होगा। सो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 क्या है? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? इट इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो यहाँ पर तुम्हारा ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, when a solid changes from solid state to liquid state without change in temperature. सो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन 14, when light travels from denser to a rarer medium, if the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of given media, then the angle of refraction is 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन अगर तुमने पढ़ा है तो तुम इसको आंसर कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ। उसके बाद हम आगे अभी और एक डिस्कस करेंगे सेट। तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा डेफिनेटली सबसे ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। डायमंड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। और सबसे लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट का? ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। लेट्स सी तुम्हारा लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, सबसे कम? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली MCQs में। नेक्स्ट सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश एंड इट इज अ डैश क्वांटिटी। तो ये सभी को पता होना चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है फोर्स का। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, न्यूटन एंड वेक्टर। नेक्स्ट है नंबर 2। नाउ दिस इज अ न्यूमेरिकल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, काफ़ी इजी है। फोर्स दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो वर्क डन निकालना है। वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 5 न्यूटन, सो 5N इंटू डिस्प्लेसमेंट D, डिस्प्लेस टू 2 मीटर है, सो 2M। नाउ 5 2 ज़ 10, NM हो जाएगा। और NM जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 जूल। न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, सो 10 जूल राइट ऑप्शन किस में है? 10 जूल।
10 joule is there in option B, so option B is right. For next number 3, what should be the angle between the forces and displacement to get the minimum and maximum work? So यहाँ पर तुम्हारा right answer for question number 3, it should be number A, 180 degree and 0 degree. Next question number 4, which of the following statement is true? So alpha, beta and gamma radiations have the same penetrating power. No, सबका अलग अलग penetrating power होता है. फिर alpha radiation has the highest penetrating power. No, ये gamma radiation का highest penetrating power होता है, तुमने पढ़ा होगा. फिर तुम्हारा beta radiation is the highest has the highest पेनिट्रेटिंग पावर. नो, मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताया कि यहाँ पर तुम्हारा कौन सा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, गामा का, गामा रेडिएशंस. तो तुम्हारा यहाँ पर नन ऑफ द अबव राइट होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर किलिंग द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो यहाँ पर तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है. तुम एक बार यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसमें कि तुम्हारा रेडियो आइसोटोप्स के बारे में दिया हुआ है जो पार्ट में, तुम एक बार चैप्टर गो थ्रू करना, पेज में देखना, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, बुक में एक बार देखना. यहाँ पर तुम्हारा यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाला जो पोर्शन है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, जिसमें कि रेडियो आइसोटोप्स के बारे में मेंशन्ड है, वहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर लिखा भी हुआ यूजेस. जितना भी तुम्हारा रेडियो आइसोटोप्स है उसका यूजेस के अंदर देखना. यहाँ पर तुम्हारा लिखा है कि कोबाल्ट जो होता है वो यूज होता है फॉर किलिंग द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6. इफ ओ ई किधर है, ओ ई, if OE is the incident ray, this is suppose the incident ray and angle of incidence is equal to critical angle, then dash ray shows the correct path of refracted. ये वाला होगा तुम्हारा. So it should be ED. Option number A is right, ED. Next question है question number 7. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least, it should be at least 0.1 seconds. 0.1 second किस में, ऑप्शन नंबर सी में, सो इट इज नंबर सी, 0.1 सेकेंड. नंबर 8 नाउ, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर सोनार. सो सोनार का फुल फॉर्म क्या है, देखो ये भी आ सकता है, तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार. तुमने पढ़ा होगा. तो यहाँ पर देखो इसका तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा. द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज नंबर बी, इट हैज़ हायर एनर्जी. So that is the reason why ultrasonic waves are used for sonar. Next question number 9. क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ डैश डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो यहाँ पर देखो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर तुमने यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है, सो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है सेमीकंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में तुम्हारा सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है. सेमीकंडक्टर इफ यू हैव स्टडीड, यहाँ पर तुम्हारा सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है. जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. और कोई भी यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है, तो तुम यहाँ पर कंफ्यूज मत होना. जो भी यहाँ पर तुम्हारा सेमीकंडक्टर दिखे वो यहाँ पर राइट होगा, जो भी सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हो. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10. So 10 is in a house 260 watt lamps glow for 5 hours a day. ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. एंड अ फैन ऑफ 100 watt runs for 10 hours a day. What is the energy consumption per day? So यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन निकालना है एक दिन का. तो यहाँ पर एक दिन का पहले देखो 2 बल्ब 260 watt लैम्प. सो यहाँ पर 60 watt का 2 लैम्प जल रहा है 5 आवर्स के लिए. इसका हम लोग यहाँ पर पहले एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं. कैसे निकालना है, तुम यहाँ पर ऐसे कर कर निकाल सकते हो. पहले यहाँ पर देखो 2 बल्ब है, सो 2 × 60 है, 60 वॉट है. देखो वॉट, हम लोग इसको आंसर में देखो सारे में ऑप्शंस में किलो वॉट आवर है, kWh. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट आवर के अंदर, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे. यहाँ पर हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 क्यों कर रहे हैं, आई होप कि तुम सभी को पता लग गया. बिकॉज यहाँ पर किलो वॉट आवर के अंदर ऑप्शन में आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन में वॉट में है. उसके बाद यहाँ पर 5 आवर्स के लिए होता है, तो इंटू 5 करेंगे. अब देखो यहाँ पर तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0. देन यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. सो यू आर लेफ्ट विथ 6/10. तो हमें यहाँ पर इसका देखो पहले वाला का 6/10 आ रहा है. दिस वन इज 6/10. फिर दूसरा का व्हाट इज़ द, यहाँ पर फ़ैन का देखो, फ़ैन का हम लोग निकालते हैं 100 बाई फिर से 1000 करना है.
किलोवाट आवर के लिए, इंटू 10 आवर्स है। सो इंटू 10 करेंगे, यहाँ पर 2 0 गया, 2 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 बच गया। सो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकल जाएगा। तुम इसको जबकि करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 6 + 10 is 16. 16 by 10 is 1.6. So 1.6 kilowatt hour is option number A. So option number A तुम्हारा राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर नंबर 12, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 2 लिक्विड्स X and Y. टेम्परेचर ऑफ लिक्विड X rises more than that of liquid Y, then which of the following statement is true? तो यहाँ पर क्या ट्रू होना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 12? द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, हीट कैपेसिटी ऑफ X विल बी लेस देन द हीट कैपेसिटी ऑफ Y. तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, X जो हो रहा है इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू Y। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। यहाँ पर तुम्हारा स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर तुम्हारा ग्राम में दिया हुआ है और तुम्हारा यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ है आइस का, जो तुम्हारा आइस का मास है वो 5 kg है। तो ये kg को भी तुम्हें यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जबकि तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 5 kg इज़ 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम यूज़ कर करना। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला तुमने बुक में देखा होगा सेकेंड पार्ट में, Q इज इक्वल टू M इंटू L, वेर Q इज हीट, M इज मास ऑफ आइस हेयर एंड यहाँ पर L क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो जबकि तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे Q इज इक्वल टू, Q हमें फाइंड आउट करना है, M कितना है, M हम लोग यहाँ पर मास ऑफ आइस लेंगे 5000 ग्राम इंटू L, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना है 336। जबकि तुम इसका कैलकुलेशन करोगे देन यहाँ पर तुम्हारा आने वाला है 16840। तो ये तुम्हारा किस पर्टिकुलर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नंबर 14, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 द इमेज फॉर्म्ड इज। तो यहाँ पर तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, यार तुम्हारा इमेज फॉर्म्ड क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म द डेविएशन ऑफ रेड लाइट इज, सो डेविएशन ऑफ रेड लाइट विल बी लेस देन द डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। तो ये याद रखना। विबग्योर, आई होप कि तुमने पढ़ा है वेवलेंथ सबका। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा अगर तुम ये सारा MCQs गो थ्रू करते हो और इसके पीछे जो लॉजिक है हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, वो अगर तुम्हें समझ आ गया तो एग्जाम्स में यहाँ पर किसी भी टाइप का MCQs आएगा तुम अच्छे से कर पाओगे। एकदम हड़बड़ में मत करना। फिजिक्स का पेपर जितना भी क्वेश्चन है अच्छे से अटेम्प्ट करना, जितना भी क्वेश्चन है रीड करना, अच्छे से दिमाग लगाना, कुछ भी छोड़ना मत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें गो थ्रू करना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर तुम चाहते हो कि इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाए, वीडियो करें, तो जल्दी से तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो देखो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड ICSE बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो 2 एग्जाम के बीच में जो गैप रहता है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी ठीक ठाक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं किया है, अगर तुमने बायो का प्रिपरेशन नहीं किया या फिर तुमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपरेशन कर लिया, अगर तुम यहाँ पर रिविजन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन रखा है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। और अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम ये ई बुक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें 85 to 90% सेम क्वेश्चन मिलने वाला है। सारा क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें कॉमन मिल जाएगा और तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स दे पाओगे। देखो यहाँ पर हमने हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का भी लॉन्च किया था और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 95% प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर सेम मिला था। सो काफी लोगों का यहाँ पर हेल्प हुआ था। 3500 प्लस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट। अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। सो द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इज 150 एंड फॉर बायो इट इज 148। एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस, अगर तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम सारा क्वेश्चंस ई बुक से कर लेते हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स काफी अच्छे तरीके से लिख पाओगे आंसर्स। और यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड, और जितना भी तुम्हारा यहाँ पर PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी तुम्हारा यहाँ पर MCQs है, सारा कुछ इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर बायो का जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है। तुम्हें यहाँ पर DM करना है। यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE
ICSE केमिस्ट्री एंड बायो ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। एंड डेफिनेटली देखो अभी एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारे DMs रहता है, सो प्लीज़ डॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू मैसेज मी ऑन Instagram with I want to buy ICSE chemistry and bio ebook, depends on the subject which you want to buy, and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely it is going to help you a lot for your ICSE 2024 boards preparation.